दोस्तों इस वीडियो में हम एनटीपीसी 2019 वाली जो भर्ती थी, जो 13 जून, इसका पेपर 13 जून 2022 को हुआ था शिला के उत्तराखंड में, जो मेरा ही एग्ज़ाम है, उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का 2019 वाली भर्ती का मेंस का पेपर है। दोस्तों हम आपको बता दें कि मेंस में 120 प्रश्न होते हैं, तो 120 प्रश्नों का एक वीडियो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये हमारे वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले के 2 वीडियो हमने बना दिए हैं। पहले वीडियो में 1 से 31 नंबर तक प्रश्न हमने डिस्कस किए थे, और दूसरे वीडियो में 31 नंबर से 85 तक हमने डिस्कस किए थे, और ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम 85 नंबर से स्टार्ट करेंगे और वीडियो का 120 नंबर प्रश्न तक हम हल करेंगे। दोस्तों हम बता दें कि अगर ग्रुप डी का आप पेपर देंगे, उसमें भी 55 नंबर का मैथ और रीजनिंग सिर्फ आता है। मैथ 25 नंबर का और 30 नंबर का रीजनिंग आता है। इसी तरह इसमें भी एनटीपीसी में भी 35 नंबर का रीजनिंग और 30 नंबर का मैथ, यानी 65 नंबर का केवल मैथ और रीजनिंग से आता है। तो हमारा फोकस मेनली मैथ और रीजनिंग पर है। तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। अब ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे नहीं, प्रश्न नंबर 86 पर चलते हैं। इससे पहले देखिए, आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इन प्रश्नों का सलूशन मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में करवाया है। आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 86 पर। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका आपका पीडीएफ चाहिए, तो ये इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो वीडियो को हम प्रश्न नंबर 86 पर चलते हैं। 85 नंबर तक के डिस्कस हम पिछले 2 वीडियो में कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 86 पर हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 86 ये वाला प्रश्न है। तो दोस्तों इस वीडियो में 86 नंबर जो प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम देखिए डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है इसमें? एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी है कि 9 PM यानी रात के 9 बजे इसकी घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रही है। यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहे तो 6 AM यानी सुबह के 6 बजे इसकी मिनट वाली सुई किस दिशा में इंगित करेगी। तो दोस्तों इस तरह आपको घड़ी बना लेनी है, और इसके आप सुई बना लीजिए। जब आप सुई बनाएंगे तब आपको दिखाई देगा कि जैसे कि 9 बजे की सुई अगर ऊपर का उत्तर दिशा होता है और इधर का पश्चिम दिशा होता है, जैसे कि आपने यहाँ जानते होंगे, ऐसे नॉर्थ होता है, ऊपर इधर साउथ, और इधर ईस्ट यानी पूरब, इधर पश्चिम होता है, तो वेस्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि घंटे वाली सुई उत्तर की दिशा में है, यानी घंटे वाली सुई यहाँ पे होनी चाहिए, यानी पश्चिम की जगह उत्तर होना बता रहा है, यानी 90 डिग्री का क्लॉक वाइज डायरेक्शन घूम रहा है। ठीक है, तो आगे क्या पूछ रहा है? जब 6 बजे इसकी मिनट वाली सुई 6 बजे इसकी मिनट वाली सुई देखिए कहाँ होगी? 6 बजे मिनट वाली सुई कहाँ पे? 12 पे होगी ना, उत्तर पे होगी ना। तो उत्तर की जगह अब इसको 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमा रहा है, तो इसको 90 डिग्री यहाँ से घुमा के लाएंगे तो इस दिशा में आ जाएगी। इस दिशा में क्या होता है? पूरब होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जब घंटे वाली सुई की बात कर रहा है, हमको घंटे और मिनट से कोई मतलब नहीं है, चाहे यहाँ घंटे की बात करें या मिनट की। उसने कहा कि देखिए, अगर जब 9 बजे शाम को 9 बजे की घड़ी की सुई यहाँ पे है, यानी पश्चिम में है, तब कहाँ दिखा रहा है? उत्तर को, यानी 90 डिग्री क्लॉक वाइज इधर को घुमा रहा है। तो इसी तरह अगर 6 बजे मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 12 पे होगी, क्योंकि मिनट वाली सुई हमेशा कोई टाइम बजेगा, 6 बजेगा, 7 बजेगा, तो 12 पर ही रहेगी, चाहे यहाँ 6 बजे कहता, चाहे यहाँ 7 बजे कहता। ठीक है, मिनट वाली सुई की क्योंकि बात हो रही है, तो मिनट वाली सुई हमेशा पूरब की ही ओर होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 87 आप देखेंगे तो ये एक समबाहुभुज का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या लिखा है? एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुभुज के लिए एक सूत्र होता है कि जैसे मान लीजिए n भुजाओं वाला बहुभुज है, तो इसकी n भुजाओं की संख्या n इंटू
प्रत्येक बाह्य कोण को मान लीजिए हम एक्सटीरियर एंगल लिख लेते हैं, एन ई बराबर 360 डिग्री होता है। तो इस सूत्र से अगर आपसे बाह्य एंगल का मान पूछा जाए तो आप इसे एन से डिवाइड कर दीजिए। और अगर भुजाओं एन क्या है, भुजाओं की संख्या है। अब बहुभुज दोस्तों क्या हो सकता है, भुजाओं की संख्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एन का मान भुजाओं की संख्या और ई का मान होता है एक्सटर्नल एंगल, यानी प्रत्येक बहिष्कोण कहें या बाह्य कोण का माप होता है। ठीक है, तो ई को क्या है, बहिष्कोण। कहीं कहीं आपको बहिष्कोण लिखा हुआ मिलेगा तो कहीं कहीं आपको बाह्य कोण लिखा हुआ मिलेगा, तो इसे हम लिख देते हैं बाह्य कोण। ठीक, एक बाह्य कोण का मान है ई। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से हम भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो एन का मान निकालते हैं, ई से डिवाइड कर देते हैं, और बाह्य कोण का मान निकालना होता है तो भुजाओं की संख्या से हम भाग कर देते हैं। तो दोस्तों ये वाला सूत्र आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको तरीका बताते हैं कि इस तरह का प्रश्न कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको दो चीज़ बातें बताऊंगा। प्रत्येक बहुभुज में, जैसे बहुभुज समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है। चाहे अगर 20 डिग्री का तो सारे 20 डिग्री के होंगे और 10 डिग्री तो सारे 10 डिग्री के होंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात क्या बता दूं, प्रत्येक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोण आई लिख दिया मैंने इंटरनल एंगल, और बाह्य कोण के लिए एक्सटर्नल एंगल के लिए ई लिख दिया। इनका मान 180 डिग्री होता है। अगर आपको आंतरिक कोण दे रखा हो तो यहाँ से आप बाह्य कोण का मान निकाल सकते हैं, और बाह्य कोण का मान दे रखा हो तो आंतरिक कोण का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, आंतरिक कोण दे रखा है, यानी आई का मान हम यहाँ पे 168 डिग्री रख देंगे तो ई का मान हमको मिल जाएगा। ई का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस ऐसे कर देंगे, देखिए प्लस बराबर 180 है। अब हम क्या करेंगे, 168 को उस पार भेजेंगे तो ई का मान 180 माइनस 168 बराबर 12 डिग्री मिल जाएगा, यानी एक्सटर्नल एंगल का मान 12 डिग्री मिल जाएगा। तब अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करेंगे, एन गुणा एक्सटर्नल एंगल बराबर 360। अब हम देखिए ई का मान 12 डिग्री है तो एन का मान कितना होगा, 360/12 हो जाएगा। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 36, यानी और 12 3 36, तो ये वाला जीरो बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी एन का मान 30 डिग्री आ जाए 30 आ जाएगा। 30 क्या है, ये भुजाओं की संख्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे भुजाओं की संख्या पूछे या बहिष्कोणों की संख्या पूछे, उत्तर समान रहेगा। किसी भी बहुभुज की जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही बहिष्कोणों की संख्या होती है, और सभी बहिष्कोणों का योग या बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 88 होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देना चाहता हूँ कि एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल, यानी आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अगर अनुपात कहीं दिया हुआ मिल जाए, तो अगर आंतरिक बाह्य कोण के नीचे 1 रहे और आंतरिक कोण के नीचे कुछ भी रहे, जैसे 2 रहे 3 रहे कुछ भी रहे, अगर इनका इस तरह अनुपात हो तो इन दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर देना, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकल आएगी। चाहे भुजाओं की संख्या पूछे या बाह्य कोणों की संख्या पूछे, एक ही बात होती है। तो यहाँ से बाह्य कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या निकल आएगी। ठीक है, जैसे इसी सवाल को मैं उस तरीके से करके दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए इसका आंतरिक कोण देखिए 168 डिग्री है आई का मान, और बाह्य कोण अभी हमने मान निकाल के दिखाया था, कितना आया 12 डिग्री। कैसे निकाला, 180 में से 168 घटाया तो 12 डिग्री बचा, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे आया 168 डिग्री। अब इन्हें काट देंगे तो 12 एकम 12, और यहाँ पे अनुपात का निशान रहेगा, तो यहाँ 12 एकम 12 और 12 चौक 48, यानी इनका अनुपात देखिए क्या है, 1:14। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, और 2 से गुणा कर देंगे तो ये देखिए 30, इसका उत्तर निकल आएगा, जो बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। इसमें बस इस फंडा का, इस ट्रिक का यूज करते समय ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल का मान हमेशा 1 रहना चाहिए, इधर चाहे कुछ भी रहे। जैसे मान लीजिए कहीं आपको इस तरह का मान मिल जाए 1, और आंतरिक कोण बाह्य कोण का अनुपात यहाँ पे 2, ऐसे 2:3 मिल जाए, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ से 2 से भाग करना है,
तो यहाँ बचेगा 1 अनुपात, इधर बचेगा 3/2। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 3/2 और 1 को जोड़ेंगे तब क्या बनेगा 1 + 3/2, तो 2 एकम 2 3 5 यानी 5/2 गुणा 2 हो जाएगा। तो 2 से हम काट देंगे इन 2 को, तो भुजाओं की संख्या 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये पंचभुज हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस ट्रिक का आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, रीजनिंग का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 में क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर से वही संबंध है जो पहले अक्षर का दूसरे अक्षर। देखिए, हम इसको थोड़ा जूम आउट करके इधर अंदर लाते हैं। अब देखिए, पूरा प्रश्न पढ़ने में आना चाहिए। उस विकल्प का चयन कीजिए, पूरा करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है दूसरे अक्षर जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। यानी जो इसका संबंध इससे है वही इसका है, इसी तरह इसका किससे संबंध होगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए है एफ और एल, इनसे क्या बना है बी और एच। तो यहाँ पे देखिए, एफ की वैल्यू होती है 6 और एल की वैल्यू होती है पोजीशन वैल्यू 12 और बी की वैल्यू होती है पोजीशन वैल्यू 2 और एच की पोजीशन वैल्यू होती है 8। तो देखिए, हम देखेंगे 6 से यहाँ पर बन जा रहा है 2, यानी 4 घटा दिया जा रहा है। इसी तरह 12 में से अगर 4 घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए 8 बन जा रहा है। उसी तरह आप देखेंगे आर इधर बाई, इधर से बना है एन और यू। तो आर की वैल्यू होती है 18 और बाई की वैल्यू होती है पोजीशन वैल्यू 25। एन की पोजीशन वैल्यू 14 होती है और यू की पोजीशन वैल्यू 21 होती है। तब देखिए 18 में से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 14 बचेगा और 25 में से हम 4 घटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पर भी 21 बचेगा। तो हमने देखा कि दोनों जगह -4 घटा दिया गया है। इसी तरह अगर हम जी की वैल्यू 7 होती है और एम की वैल्यू 13 होती है पोजीशन वैल्यू, अगर इनमें से हम 4 घटाएंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे तो बचेगी पोजीशन वैल्यू 3 और 13 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगी 9। तो 3 का मान होता है सी और 9 का मान होता है आई। तो यहाँ पे सी और आई आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 को हम थोड़ा जूम आउट करके इधर को लाते हैं जिससे पूरा दिखाई दे। ठीक है, जो ये प्रश्न में क्या दे रखा है, देखिए जीएस का प्रश्न है। तो हम इसे इस अशोक के अधिकांश शिलालेख, अब खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह में लिखा है क्या भरना है, भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख अरामिक और यूनानी भाषा में थे। तो यहाँ खाली जगह में प्राकृत भरा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 90 है जो कि रीजनिंग का प्रश्न है। दोस्तों इसको आप देखिए, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए आप इस प्रश्न को लिखा देखिए, इसमें लिखा है पी क्यू और आर एक पंक्ति में उसकी लंबाई के बढ़ते क्रम में एक के पीछे एक इस प्रकार खड़े हैं कि सबसे छोटा व्यक्ति सबसे आगे और सबसे लंबा व्यक्ति सबसे पीछे है। आर ना तो पंक्ति में पहला व्यक्ति है और ना ही सबसे लंबा व्यक्ति है। दोस्तों, जब 3 ही व्यक्ति हैं उसमें पहले कह दिया आर ना पहला है ना सबसे छोटा है ना सबसे बड़ा, यानी ना पहला व्यक्ति है और ना ही सबसे लंबा, तो आर बीच में हमने रख दिया। अब क्या कह रहा है, पी आर के पीछे नहीं है, तो यानी पी पहले यानी पी बाद में नहीं आ सकता, क्योंकि उसने कह दिया पी आर के पीछे नहीं है, तो हमने पी को आर के आगे कर दिया। अब बचा हुआ क्यू हमने पीछे रख दिया, तो इस तरह की पोजीशन सेट हो जाती है। अब पूछ रहा है उनमें सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो जो सबसे आगे रहेगा वही सबसे छोटा व्यक्ति हुआ, यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 91। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको इस तरह रखना है कि जैसे ए और बी अगर भाई भाई हैं तो उनको इस तरह संबंध बनाइए। दोनों भाई भाई हैं तो यहाँ जो प्लस रहे जो मेल रहे उनके आगे उनके ऊपर प्लस का निशान लगाइए और जो माइनस रहे उनके ऊपर माइनस का निशान लगाइए। माइनस का मतलब महिला
और प्लस का मतलब पुरुष। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने पोजीशन सेट किया है। और पति पत्नी अगर रहें तो ए और बी के बीच इस तरह संबंध बनाइए, और ए अगर बी का पिता रहे तो इस तरह बनाइए, जिससे कि पीढ़ी का अंतर हमको दिखाई दे। तो इस तरह हम सवाल को हल करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, सी के की माँ है। देखिए सी अगर माँ है तो सी महिला है, तो हमने सी इस तरह डायग्राम बनाया, सी को माइनस लगाया। के की माँ है तो देखिए यहाँ पे के ऊपर बना दिया, क्योंकि वो माँ है, बेटा नीचे रहेगा। अब के एच की पत्नी है, यानी के महिला है, तो हमने के को इस तरह देखिए के ऊपर माइनस लगाया। और एच की अगर पत्नी है, देखिए लिखा है एच की पत्नी है, तो एच पुरुष होगा, तो हमने एच के ऊपर प्लस यहाँ पे लगाया। ठीक है, आगे आगे सवाल को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है आर के का भाई है, यानी के तो पहले ही बता दिया पत्नी है, तो आर के का भाई है, यानी आर पुरुष है, तो हमने आर के ऊपर प्लस का निशान लगाया। हमने कहा भाई बहन हो तो इस तरह जोड़िए, और पति पत्नी रहे तो इस तरह जोड़ दीजिए। ठीक है, आर के का भाई है, तो देखिए आर को हमने इस तरह जोड़ दिया कैसे। और लिखा है पी आर का पिता है, यानी पी पिता प्लस में रहेगा, क्योंकि ऊपर रहेगा। इसका आर का पिता, तो आर को ऊपर कर दिया, और पी पिता है तो यानी पी के ऊपर हमने प्लस का निशान लगाया, क्योंकि वो पुरुष है। सी का पी से क्या संबंध है, जब ये दोनों भाई बहन हैं, इसकी माता ये है तो, और ये इसका पिता है, तो फिर ये इसका पति हो जाएगा ना। तो देखिए सी का पी से क्या संबंध है, यानी सी पी की कौन है। उल्टा मत कर देना कि पी कौन है, तो देखिए इसमें दोनों दे भी रखा होगा, तो यहाँ पे गलती हो जाती है। देखिए सी के बारे में पूछा तो सी बताना है, सी पी की पत्नी है, तो इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 जी करंट अफेयर का प्रश्न है। तो दोस्तों वर्ष, अब यहाँ पे खाली जगह है, वर्ष के बाद खाली जगह 1991 भरना है। ये वाला प्रश्न आपको ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा। क्या दे रखा है, वर्ष 1991 में NIP में संशोधनों के माध्यम से उद्योगों की एक छोटी सी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का 1991 नंबर सही है, आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ है। तो देखिए प्राइस सीलिंग का अर्थ होता है वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण करना। ठीक है, तो इस सवाल को आप ऐसे ही याद कर लीजिए, इसमें कुछ ट्रिक्स नहीं हम बता सकते। एक देखिए आगे जो प्रश्न है इसमें कुछ बताते हैं आपको। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें क्या दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में सी इज ब्यूटीफुल को मैट मग बिट लिखा जाता है। देखिए अब यहाँ पर सी इज ब्यूटीफुल 3 वर्ड हैं, यहाँ भी मैट मग बिट लिखा है। आगे देखिए जो वर्ड आगे फिर बताया गया ब्यूटीफुल एंड वाटर, यहाँ पे 3 शब्द हैं, इनको भी लिखा है बिट कैप लाइन। देखिए जो पिछले बार में क्या लिखा था बिट, और आगे भी जब इनका कोड किया गया तो यहाँ पे भी बिट आया। अब देखिए पिछले बार में ब्यूटीफुल आया था, आगे भी ब्यूटीफुल आया है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्यूटीफुल के लिए बिट का उपयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 क्या है, प्रश्न नंबर 95 में लिखा है कि इटली में मोजा ऑटोड्रम नेशनल पार्क नेशनल ट्रैक है पर आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का 14वां राउंड किसने जीता। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करंट का क्वेश्चन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं समय के साथ साथ। जब आपका पेपर होगा उस हिसाब से करंट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए 96 नंबर प्रश्न में आप इसमें देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट समझ लीजिए या पजल का समझ लीजिए। में आप देखेंगे तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, 7 दोस्त MNOPQR और S एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिनके क्रमांक इस प्रकार हैं कि भूतल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2, और
इसी प्रकार सभी मंजिलों के क्रमांक दिए गए हैं और सबसे ऊपर मंजिल का क्रमांक 7 है। यानी इस तरह दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 7 मंजिला दोस्तों बिल्डिंग है, उस पर बैठाना है इनको। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। एम मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है। तो देखिए हमने क्या किया, मंजिल डाल दी 7 नंबर तक। उसके बाद जैसा जैसा कहता गया वैसा वैसा हम करते गए। एम 1 पर रहता है तो एम का 1 नंबर पर डाल दिया। क्यू एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है तो हमने क्या किया, क्यू को एम के ठीक ऊपर कर दिया। क्यू और एन की मंजिलों के बीच 4 मित्र रहते हैं। तो देखिए ये रहा क्यू और उसके ऊपर हमने 4 मंजिल कर दिए। क्यू और एन की मंजिलों के बीच 4 मित्र रहते हैं जो उसने कहा। तो क्यू के ऊपर 1 2 3 4 करके हमने एन डाल दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, पी और एम की मंजिलों के बीच केवल 3 मित्र रहते हैं। तो फिर पी और एम की, तो एम ये रहा और इसके बीच 3 मंजिल गिन ली, 1 2 3। यहाँ पे ये वाली 3 मंजिल गिन के यहाँ पे पी रख दिया हमने। ठीक है, आर ओ के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है तो हमने क्या किया, आर और ओ देखिए कहीं ऊपर जगह बची नहीं, जो साथ साथ यहीं पे बची थी तो हमने यहाँ पे ओ और आर कर दिए। ठीक है, इस तरह आप मंजिल को बिठा लीजिए। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत आसान है। जो लास्ट में बच जाता है, जिसके बारे में नहीं कही गई, वो एस बच जाता है और उसके बारे में ही पूछा गया है। जो प्रश्न नंबर इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें 120 प्रश्न है, हम 97 पर आ चुके हैं। देखिए इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही है, तो इस प्रश्न का आप ऐसे ही याद कर लीजिए। जीएस का प्रश्न है तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या दे रखा है, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री तरंगें भी कहा जाता है सामान्यतः 7.5 तीव्रता से छोटी होती हैं। देखिए इस तरह अगर किसी के आगे रहेगा तो ये 7.5 से इस छोटे का साइन दिखाएगा और इस तरह अगर रहेगा तो ये बड़ा का निशान दिखाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 में क्या दे रखा है, देखिए इसमें देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखिए इसका जूम आउट करते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, 8 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र को मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका बैठने का क्रम लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए हमने 8 मित्र बना लिए, सबका मुख अंदर की ओर है तो इस तरह हम सबका मुख अंदर की ओर कर लेते हैं। अब देखिए हम कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। उसने कहा बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है तो हम ए यहाँ पे बैठा लेते हैं। इसके तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा यानी बी ये हो गया। ठीक है, एच ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ए के बाएं इधर चलेंगे तो एक बाएं ओर तीसरे स्थान पर यानी पहला दूसरा तीसरा यानी एच यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या कहा है, सी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो बी के दाईं ओर इधर चलेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी यहाँ पे सी आ जाएगा बैठा है। आगे क्या दे रखा है, बी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे आ जाएगा तो हम जी यहाँ पे बैठा लेते हैं क्योंकि कहा जी के बाईं ओर, तो यानी इधर चलेंगे इधर को। अब क्या दे रखा है, एफ डी के ठीक बगल में, तो एफ यहाँ पे कर देते हैं, डी यहाँ पे कर लेते हैं। देखते हैं अगर नहीं होगा तो इनको आपस में बदल देंगे। अब देखिए क्या दे रखा, आगे पढ़ते हैं। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी सी के दाईं ओर, यहाँ सी के दाईं ओर चलेंगे इधर चलेंगे, सी के दाईं ओर इस साइड चलेंगे। तब देखिए सी के दाईं ओर पहला स्थान दूसरा, यानी हमारे सारे जो प्लेयर्स थे, जो भी 8 मित्र थे वो बैठ चुके हैं। यहाँ पे खाली जगह बची, यहाँ पे देखिए जो बचा है उसको लिख दीजिए। कौन बचा है, ई बचा है तो ई यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पे पढ़िए। एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एफ के दाईं ओर इधर चलेंगे, पहला स्थान पर बी हो गया, दूसरे स्थान पर ई के बारे में ही पूछा गया है तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई प्रश्न समझ में ना आ रहा हो तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके खुद सॉल्व कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको
हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी। देखिए इस प्रश्न का, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? तो ये ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले, इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 100। देखिए ये बहुत आसान प्रश्न है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या करना है, जो भी ये संख्याएं दे रखी हैं इनको सबको आरोही क्रम में रख देना है। देखिए ये बहुत आसान इसलिए है क्योंकि इसमें संख्याओं की संख्या जो है वो विषम है, यानी 15 है। आपको क्या करना है, इनको आरोही क्रम में रख देना है। कैसे रखेंगे आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम। 0 जितने बार लिखा उतने 0, 1 कितनी बार लिखा, 1 दो बार है तो 2 बार लिख देंगे। अब देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 को 3 बार। अभी लिखिए पहले 2 लिखा बचा है, जो जो लिखा वो छोटा पहले लिखिए उनको। अब 3 कितनी बार, 3 बार है, तो यहाँ पे 3 को 3 बार लिख लीजिए। अब देखिए इसको शॉर्टकट से क्या करेंगे, देखिए टोटल आप इनको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब 15 संख्याएं दे रखी हैं तो हमको पूरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं, केवल आप 8 संख्याएं लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं जो संख्या होगी वही हमारी माध्यिका होगी, क्योंकि 7 हमको इधर छोड़नी है, 7 इधर छोड़नी है। जब इधर छोड़नी ही है तो इनको लिखेंगे ही क्यों, इनको लिखना ही छोड़ दीजिए। 8वां जो भी संख्या है वही इसकी माध्यिका हो जाएगी, यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101, प्रश्न नंबर 101 में क्या दे रखा है, देखिए मिश्रण का सवाल है। इसको मैंने सवाल देखिए यहाँ पहल करके भी दिखाया है, आप एक बार देख लीजिए। मैंने इस तरह सॉल्व किया है, लेकिन अब हम जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह हमको इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है मिक्सचर के सवाल में, आप ये वाला फार्मूला लगा लेना, यही हम इसको छोटा करके दिखाएंगे। देखिए क्या दे रखा है, 38% चीनी वाले, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। देखिए इसमें चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए और पहले 38% थी। तो देखिए अगर आप देखेंगे ये पहले बिलियन 90 ml था, तब उसमें चीनी की मात्रा 38% थी, लेकिन उसकी मात्रा अगर देखी जाए परसेंटेज में 38% थी। अगर मान लीजिए ग्राम में कुछ भी रही हो, 1 किलो या 2 किलो, तो वो अगर जब हम इसमें मिश्रण में पानी मिला देंगे तो उसकी मात्रा तो उतनी ही रहेगी, भले ही परसेंटेज कम हो जाए, क्योंकि पानी का आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि चीनी दोनों बार बराबर रहेगी, वजन में बराबर रहेगी, भले भी उसकी परसेंटेज कम रहे। तो हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मान लीजिए बिलियन 90 ml है, तब उसमें चीनी कितनी है, 38%, यानी 90 ml गुणा 38%। ठीक है, आगे बिलियन कितना हो जाएगा हमको नहीं पता, उसने कहा कि पानी मिलाया जाएगा, तो बिलियन कितना हो जाएगा हम मान लेते हैं, तब बिलियन x हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इनको बराबर हम क्यों करते हैं, क्योंकि चीनी की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, बिलियन बढ़ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, चीनी की मात्रा सिर्फ बराबर कर रहे हैं। यहाँ पर 90 ml में जितनी चीनी है, चीनी की मात्रा उतनी ही अब भी रहेगी, भले ही x कितना भी हो जाए, लेकिन उसमें चीनी की मात्रा है परसेंटेज के हिसाब से कितनी, 17.1% है, तो 17.1% हम कर लेते हैं। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज वैल्यू कट जाएगी, अब बचा क्या, 19 से काट दीजिए, 19 दूनी 38 और अब देखिए यहाँ पे जो 17.1 है, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए 19 दूनी 38 इधर काटा था, तो 19 नेमा 171 इधर कट जाएंगे। अब ये जो 10 हैं ये इधर चले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 900 गुणा 2, ये वाला 2 बचा, बराबर x। अब और गुणा में यहाँ पे 9 और बचेगा, 9 से काटेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 9 कम 9, यहाँ पे बचेगा 100 गुणा 2, यानी x का मान। अब देखिए हम यहाँ पे ले जाते हैं इस वैल्यू को, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 200, यानी टोटल बिलियन कितना हो जाएगा, टोटल बिलियन यानी 200 ml हो जाएगा। यानी पहले बिलियन जब 90 ml था
अब कितना हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। तब चीनी की मात्रा 17.1% हो जाएगी। यानी कि विलयन में हमने कितना पानी और मिलाया, यानी उस विलयन में हमने 110 ml पानी और मिला दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे के सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स कराऊंगा। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अगला प्रश्न लाभ और हानि का है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या दे रखा है, किसी वस्तु को, देखिए 102 नंबर यहाँ हम पढ़ रहे हैं। किसी वस्तु को 211 रुपये 20 पैसे में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248 रुपये 40 पैसे में बेचता तो उसका हानि या लाभ क्या होता। देखिए दोस्तों, हानि या लाभ कुछ भी होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है या लागत मूल्य पर होता है। देखिए हमको लागत मूल्य यहाँ पे नहीं पता, तो हम नहीं बता सकते कि इतने में बेचेगा लाभ होगा या हानि होगा। तब हमको पहले क्रय मूल्य या लागत मूल्य निकालना होगा। तो लागत मूल्य हम कैसे निकालेंगे, देखिए उसने कहा है कि यहाँ पर जो विक्रय मूल्य दे रखा है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सवाल ने कहा है कि 211 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 12% की हानि होती है। जब 12% की हानि होती है यानी वो जितने रुपए में खरीदा था उसका केवल 88% ही प्राप्त होता है, क्योंकि 100 में से अगर 12% घटा देंगे तो 88% ही प्राप्त हो रहा है उसको। और 88% की वैल्यू क्या दे रखी है, उसमें दे रखी है 211.20 रुपये, 211 रुपये 20 पैसे, यानी इतने रुपए में बेचता है। उसने कहा ना 12% की हानि होती है, यानी इतने परसेंट पे वो बेचता है। अगर हमको यहाँ से 100% वैल्यू पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अब हम क्या करेंगे, इनको काट के किसी तरह 100% मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, इनको 11 से काट देते हैं सीधे सीधे, क्योंकि 11 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो 11 अट्ठू 88 और इधर क्या बचेगा, इधर 8% बचा। अब देखिए इधर काटेंगे तो 11 एकम 11 बचे 10, 101 हो जाएगा यहाँ पे। तो 11 99 बचा 2, तो अब दशमलव के उस पार जाएगी तो वैल्यू दशमलव में आएगी, तो 11 दूनी 22 और ये वाला 0, यानी ये बच्चा 19.20। हमको 100% यहाँ बनाना है तो हम क्या करें, इनको दोबारा 2 से काट देते हैं तो 2 चौक 8 यानी 4% बराबर। यहाँ काटेंगे तो 2 ने 18, एक बच्चेगा 2 छंग 12, ये आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको तो 100% चाहिए, तो यहाँ 25 से गुणा करेंगे और इधर 25 से गुणा करेंगे, 100% की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इन्हें गुणा करेंगे तो देखिए 0 एक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 25 0 0, 25 छक्का 150 का 0, देखिए एक ये वाला 0 0 और 25 अट्ठे 225 नेमा 225 और 15 240। तो यहाँ पे आगे देखिए 2 के बाद दशमलव ये लगा देंगे तो ये क्या बचा, 100% की वैल्यू आ गई 240 रुपये। यानी क्रय मूल्य उसका क्या है, यहाँ से अगर हम देखेंगे जो 100% का मान आया है, 100% बराबर 100% बराबर आ गया है 240 जो सीपी है, यानी कि वह वस्तु 240 रुपये में खरीदी गई थी। तब दोस्तों जब अगर वह वस्तु 240 रुपये में खरीदी गई थी, तब अगर 211 में उसको बेचेंगे तब हानि ही होगी। कितनी हानि हो रही थी, 12% हानि हो रही थी। अब हमको बताना है कि 248 रुपये 40 पैसे में बेचेंगे तो हानि या लाभ होगा। तो देखिए अब हम अगर 240 रुपये में जब खरीदी गई थी तब 248 रुपये में बेचने पर लाभ ही होगा। अब लाभ के यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ये और ये। अब देखिए हम लाभ कैसे निकालेंगे, अब देखिए हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने अगर इसे नोट नहीं किया तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इसको हटाना होगा। तब देखिए सीपी का मान कितना आया, 240। अब देखिए सीपी बराबर 240 आया है, और जब हम 248 रुपये में बेचेंगे, 248 रुपये 40 पैसे में बेचेंगे, तब लाभ कितना होगा, 8 रुपये
40 पैसे, यानी 8 रुपये 40 पैसे। ये तो हो गया लाभ। हमको प्रतिशत लाभ चाहिए, तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना रहा 240, यहाँ पे 240 लिखेंगे। जब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देंगे, ऊपर बचेगा 840 बटे 240। अब देखिए 0 से 0 इनको काट दीजिए, बचा क्या 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 छंग 24। अब क्या बचा 21 बटे 36 से 3 से काट दीजिए, 3 सत्तो 21 और 3 दूनी 6। क्या बचा 7/2%। 7/2% का मान होता है 3.5%, यानी 248 रुपये 40 पैसे में बेचने पर 3.5% का ग्राहक को लाभ होगा। यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 103, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें क्या दे रखा है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, मेवात घराने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 में क्या दे रखा है, x + 22 x + 5 समानुपात x + 17 अनुपात x + 53। तो x + 5 और 9x - 1 के बीच मध्यानुपाती की ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए जो अनुपात में है, अगर ऐसे कोई दे रखी हो A/B और समानुपात C/D, तो इनको कैसे करते हैं, A/B = C/D या AD = CD, सॉरी AD बराबर, ये वाला D इधर चला जाएगा, BC, AD = BC करते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ से ऐसे ही इनको हल करना है, x + 1 ये वाला बटे x + 5, अनुपात का मतलब बटे होता है, ये समानुपात का मतलब बराबर, यहाँ पे आ जाएगा x + 17 बटे x + 53। अब देखिए इनकी इधर गुणा कर दीजिए, इनकी इधर गुणा कर दीजिए, तब गुणा करेंगे तो x² + x, इस x की इधर इसमें किया तो x², एक में किया तो x। अब 53 गुणा x में करेंगे तो +53x। ठीक, +53 गुणा 1 में करेंगे तो 53 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला बराबर है तो बराबर, अब यहाँ पे देखिए x की x में गुणा करेंगे तब x² प्लस, अब देखिए थोड़ा मोटाई कम कर लेते हैं, जगह कम है। अब क्या बचा, x की गुणा x² हो गई, अब x की गुणा 17 में करेंगे तब 17x प्लस, अब 5x गुणा 5 की गुणा x में करेंगे तब 5x, और 5 की 17 में गुणा करेंगे तो 17 × 5 = 85। ठीक है, 85 हो गया। अब देखिए x² से x² कट जाएगा, क्योंकि इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1x और 53x कितने हो गए, 54x, यहाँ पे बचा +53। अब बराबर के इस तरफ क्या बचा, 17 और 5 22x, 22x प्लस इधर क्या बचा 85। अब देखिए x को इधर ले आएंगे, 22 को, 53 को उस साइड ले जाएंगे, तब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 54x में से 22x घटेंगे तो क्या बचेगा 32x, और उधर क्या 85 में से 53 घटेंगे तब क्या बचेगा 32, यानी अगर 32 से 32 जाएंगे कट, x का मान आ जाएगा 1, यानी x का मान 1 आ गया। ठीक, हमने यहाँ से x का मान 1 निकाल लिया, तब आगे हमको क्या करना है, इनका और इनका मध्यानुपाती निकालना है। तो हमको क्या करना है, x की जगह यहाँ पे मान रख देना है, तो x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और 9 में 1 रखेंगे तो 9 एकम 9 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 8। मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करना है, देखिए इनको हटाते हैं हम, देखिए हमने x का मान निकाल लिया। ठीक, x का मान निकाल लिया ये वाला। अब आगे करने के लिए क्या करते हैं, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान यहाँ रखेंगे, हमको क्या करना है, इन दोनों का मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती निकालने का मतलब वर्गमूल के अंदर x + 5 गुणा x + 5 गुणा 9x - 1। ठीक है, x का मान हमने क्या निकाला 1, यहाँ ये मध्यानुपाती हो जाएगा,
एक्स की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 6 गुणा, यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 9 एकम 9 में से 1 जाएगा घट, यहाँ बचेगा 8। अब देखिए ऑप्शन में वर्गमूल में दे रखा है, ऑप्शन देखिए किस तरह है। तो हमको क्या करना है, 6 को कैसे लिखेंगे 2 गुणा 3, 8 को कैसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 अब देखिए जोड़ा के इन दो का एक जोड़ा बन गया और इन दो का एक जोड़ा बन गया, यानी इन जोड़े के बदले एक 2 आ जाएंगे बाहर और इस जोड़े के एक 2 बदले आ जाएंगे बाहर। क्या बचेगा, रूट के अंदर 3, यानी 4√3। 4√3 कौन सा है, तीसरा ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 105। हम जल्दी जल्दी करवाएं दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। इसमें क्या दे रखा है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106 में क्या दे रखा है, CPU, यहाँ पे देखिए CPU द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक, कंप्यूटर का प्रश्न है, आप इसे ऐसे ही याद रख लीजिए। देखिए ISSF, थोड़ा जूम कर दें, ठीक है। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2021 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था। तो देखिए ये करंट का प्रश्न है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, करंट बदलती रहती है। आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में सिस्टम स्टेम लिखा है, स्टेम को BXHQ लिखा जाता है, तो रूट को URRX लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सीड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए हमको क्या देखना है कि देखिए यहाँ इससे ये वाला कैसे बना, STEM, क्या किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है BXHQ। देखिए एच की वैल्यू होती है 19, पोजीशन वैल्यू 19, टी की होती है 20, ये आपको याद रहनी चाहिए। और ई की पोजीशन वैल्यू होती है 5 और एम की पोजीशन वैल्यू होती है 13। अब यहाँ पे क्या आया है 22, यानी बी की पोजीशन वैल्यू होती है 22, एक्स की पोजीशन वैल्यू होती है 24, एच की पोजीशन वैल्यू होती है 8 और क्यू की पोजीशन वैल्यू होती है 17। अब देखिए 19 से 22 कैसे आया, +3 जोड़ा। अब देखिए 20 से 24 कैसे आया, +4 जोड़ा। ठीक, 5 से 8 कैसे आया, +3 जोड़ा। 13 से 17 कैसे आया, +4 जोड़ा। यानी +3 +4 +3 +4 जोड़ना है। इसमें भी देख लीजिए रूट में ROTT। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको USRX। देखिए आर की पोजीशन वैल्यू होती है 18, ओ की पोजीशन वैल्यू होती है 15, ओ की पोजीशन वैल्यू 15, टी की पोजीशन वैल्यू 20, यू की 21, एस की 19। अगर ये आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, वरना सवाल बार बार कराएंगे तब भी कुछ हद तक याद हो जाएंगे। आर की 18 और एक्स की 24। देखिए यहाँ पे +3, 18 +3 किया, कलर चेंज कर लें। यहाँ पे देखिए +3 किया, इसमें यहाँ पे +4 किया, 15 4 19, यहाँ पे +3 किया, 15 3 18 हो गया, और यहाँ पे +4 किया। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या किया, इसी तरह अब सीड को लिखना है, तो SEED में तो सीड को क्या लिखेंगे, तो क्या SEE और डी, इसमें क्या लिखना है, +3 जोड़ेंगे। क्या लिखा है, +3 +4 जोड़ना है दोनों अक्षर में। ठीक, तो 19 एस की पोजीशन वैल्यू 19, इसमें +3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, यानी बी। और यहाँ पे +4 जोड़ना है, इसकी पोजीशन वैल्यू कितनी हुई 5, 5 में +4 किया तो 9, यानी 9 पोजीशन वैल्यू कितने की होती है, आई की। यहाँ पे हम +3 जोड़ेंगे, 5 हुआ यहाँ पे, 5 में +3 जोड़ेंगे 8, 8 का मतलब एच की पोजीशन वैल्यू 8 होती है। इसी तरह +3 हो गया, देखो +3 +4, अब +3, अब यहाँ पे +4 करेंगे, यानी डी का मान कितना होता है, पोजीशन वैल्यू 4 होती है, 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी फिर एच, यानी BIHH, इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 109 पे। प्रश्न नंबर 109 में क्या दे रखा है, देखिए इस तरह का प्रश्न क्या करना है, अगर इस तरह का प्रश्न आपको आ जाता है तो आपको क्या करना है,
सीधे सीधे 12 से डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए आपको सीधे सीधे 12 से डिवाइड पूरा नहीं करना है, सिर्फ लास्ट के 2 ऑप्शन, चाहे 12 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर आप, और चाहे 3 और 4 दोनों से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर 3 से डिवाइड हो गया और 4 से डिवाइड हो गया तो भी वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। पूरा ऑप्शन नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। क्या बताया मैंने? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। देखिए ये भी नहीं होंगे 12 से, देखिए ये भी नहीं होंगे, और ये भी नहीं होंगे, और ये भी होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये लास्ट वाला सिर्फ होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्य और कथन वाला प्रश्न है। इसमें क्या दे रखा, देखिए इस तरह का प्रश्न दिख जाए ना तो आप यहाँ पे इस पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से पढ़िए। देश एक्स के नागरिकों के विदेशों में प्रवास में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि देश एक्स में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, ये कथन कह रहा है। अब देखिए इसमें निष्कर्ष क्या दिया गया है। देश एक्स के नागरिकों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हाँ ये बात सही है, क्योंकि ये दूसरे देश में भाग रहे हैं तो इसका मतलब उसमें आय के स्रोत नहीं है, इसीलिए दूसरे देश में भाग रहे हैं, यानी वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ये वाला कथन सही है। अब देखिए दूसरा क्या है कथन, देश एक्स के नागरिकों द्वारा की जाने वाली सभी विदेश यात्राओं पर पर्याप्त शुल्क लगाया जाना चाहिए। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, इसका यानी पहला कथन सही है। देखिए पहला कथन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 में क्या दे रखा है, देखिए प्रश्न नंबर 111 काफ़ी कठिन प्रश्न है। अगर आप पेपर में करने बैठेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आप पे ना हो। देखिए हम यहाँ आपको करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह का आपको प्रश्न दिखे तो देखिए आपको क्या करना है। देखिए इसमें लिखा है ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2.5 लाख रुपए की राशि पर 16% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मैं थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ इससे अच्छा सा दिख सके। देखिए इसमें क्या दे रखा है, पहले मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए ये जो 26 का क्यूब मैंने लिखा है 17,576, और 25 का क्यूब है 15,625, क्योंकि यहाँ पे मैं बनाता तो थोड़ा समय लगता। ठीक है, और 15,625 की गुणा 16 से करेंगे तो 2.5 लाख रुपए आएगी। ये मैंने इसका कैलकुलेशन पहले ही कर दिया था। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें दे रखा है ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2.5 लाख रुपए की राशि 16% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या दे रखा है, ब्याज की गणना तिमाही आधार पर पूछ रहा है, और दर क्या दे रखी है, वार्षिक आधार पर दे रखी है। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आपको पहले दर को तिमाही के आधार पर बनाना होगा। देखिए दर वार्षिक आधार पर है तो एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, एक साल में तिमाही कितनी होती हैं, 4 तिमाही होती हैं। देखिए 12 को आप 3 से भाग करेंगे तो 4 तिमाही की संख्या निकल आएगी। तो कितनी तिमाही होती हैं एक साल में, 4 तिमाही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक साल में 4 तिमाही होती हैं, लेकिन 9 महीने में पूछा है तो 9 महीने में कितनी तिमाही हो गई, यानी 9 महीने में 3 तिमाही हो जाएंगी। यानी हमको समय जो लेना है, जो ईयर लेते हैं हम लोग, वो हमको y बराबर 3 लेना है। और दर कितनी लेनी है, दर जब वार्षिक आधार पर दे रखी है, तिमाही आधार पर पूछ रहा है तो कितनी, 4 तिमाही होती हैं, तो हम 4 से भाग करेंगे 16 में, तो यानी हो गई दर 4%। ठीक है, तो यानी हमको दर लेना है 4% और समय लेना है 3 वर्ष या 3 माह। इस आधार पर हम सवाल को हल करेंगे। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हल करने के लिए चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से हल करिए, चाहे ट्रिक से हल करिए, हम आपको ट्रिक से हल करना बताएंगे। आपको अगर सूत्र को लगाना है CI बराबर तो आप उससे निकालिए, इससे बड़ा रहेगा। देखिए हम उसको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। देखिए R का मान क्या है, अब 4% लेना है, 16% नहीं। यहाँ से हमने शॉर्ट कर लिया, 9 महीने नहीं लेना, हमको लेना है सिर्फ 3। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, जो हमने मान लिख देते हैं यहाँ पे, R का मान 4% और Y का मान 3 मन। ठीक है, क्योंकि 9 महीने में तिमाही के आधार पर करेंगे तो 3 तिमाही बनेंगी। अब देखिए जब 16% को घटा दी, 4% बचा, 4% का मतलब 4/100। अब देखिए
4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 2500, यानी 1/25 मान आ गया 4% का। अब इसको हम कैसे हल करते हैं? 25 रुपये, इसका मतलब ये हुआ अगर 25 रुपये होता, हमने ब्याज पे दिए होते, तब 1 रुपये ब्याज मिलता हमको 1 साल में। 1 साल यहाँ पे कितनी, 3 साल के हिसाब से आप हल करिए, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, हमने इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। इसी तरह आपको भी करना है, यानी हमने 25 रुपये अगर ब्याज पे दिए होते तो हमको 1 रुपये ब्याज मिलता और हमारे 26 रुपये हो जाते 1 साल में। यहाँ पे देखिए 3 साल की बात हो रही है, तो 25 से 26 3 बार होंगे, 25 से 26 और 25 से 26, ठीक है। अब यहाँ पे 25 की 3 बार गुणा करेंगे तो 15,625 आएगा, जो कि क्या रहेगा, 15,625 जो हमारा मूलधन है। और 26 की 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 17,576, यानी अगर हमने 15,625 रुपये दिए होते तो 3 वर्ष बाद वो 17,576 रुपये हो जाते, या 15,625 रुपये हमने दिए होते तिमाही आधार पर तो 9 महीने बाद हमारे 17,576 रुपये हो जाते। लेकिन सवाल कह रहा है 15,625 रुपये नहीं दिए थे, हमने 2.5 लाख रुपये दिए थे, 2.5 लाख रुपये दिए थे, जो इसका कितने गुना है? अगर 2.5 लाख रुपये को अगर हम 15,625 से भाग करेंगे तो 16 का बार लगेगा, यानी इसके 16 गुना रुपये दिए थे। तो ये जो अमाउंट प्राप्त होगी वो भी इसके 16 गुना रुपये प्राप्त होगी। लेकिन हमको ये वाली अमाउंट पूछी नहीं है, उसने कहा है ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा? इन दोनों के बीच का अंतर रहेगा। 17,576 और 15,625 के बीच का अंतर 1,991 रुपये आएगा, या हम यहाँ पे देखिए घटा लेते हैं, ठीक है। कैसे घटाएंगे? 17,576 में से 15,625 घटाइए, 6 में से 5 गया, 1 बचा, और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया तो यहाँ पे बचा 5। अब यहाँ पे क्या बचा? 5, यहाँ 2.5 लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब क्या बचा? 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1,951 रुपये ब्याज बनेगा। अगर हमने इतने रुपए उधार दिए होते अब हमारा इतने रुपए ब्याज बनता, कितना बनता? 1,951 रुपये, ठीक है। लेकिन हमने इतने रुपए ब्याज नहीं, उधार नहीं दिए, हमने इसका 16 गुना रुपये उधार दिए, जो कि 2.5 लाख रुपये हैं, तो जो ब्याज बना है उसका भी 16 गुना ही ब्याज बनेगा, ठीक है। यानी इसका 1,951 गुना 16 इतना ब्याज बनेगा। 16 गुना ब्याज जब आप करेंगे 1,951 की 16 से गुणा, तो यहाँ पे आपका 31,216 रुपये ब्याज आ जाएगा। मेरा मानना है कि कुछ हद तक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। हम एक बार इसे दोबारा बताते हैं। देखिए, अगर हमने क्या कहा, वार्षिक आधार पर दर दे रखी है और तिमाही आधार पर उसने पूछा है, तो हम इस दर को तिमाही, 1 साल में कितनी तिमाही होती हैं उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे। 1 साल में देखिए 4 तिमाही होती हैं, तो यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो दर का मान 4% हम लेंगे। और कितने महीने का पूछा? 9 महीने का पूछा है तिमाही आधार पर, तो 9 महीने में 3 तिमाही होंगी, यानी बाई बराबर 3 वर्ष। इस आधार को लेकर हम हल करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए, पी इन वाला सूत्र लगा दिए, इंटू 1 - R/100 के हिसाब से भी आप हल कर सकते हैं। R का मान यहाँ पे 4 रखेंगे और यहाँ पे T का मान 3 रख लीजिए, तब भी आपका मान आ जाएगा। लेकिन हम इस तरह हल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ट्रिक से सॉल्व करना है, कम समय में करना है। तो हम ये वाली वैल्यू ना लेकर, ये वाली P की वैल्यू ना लेकर हम यहाँ से हल करेंगे। देखिए 4% का मान हम निकालेंगे, 4/100, परसेंटेज को नीचे लाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 25 100। अब क्या हुआ, यहाँ से हम क्या हुआ, अगर हमने सोचा अगर हमने 25 रुपये उधार दिए होते, तब हमको 1 साल में, यानी 3 महीने में तिमाही के हिसाब से माने या 1 साल के हिसाब से माने, तब हमारा 1 रुपये ब्याज बनता, और वो ब्याज हमारा मिश्र दर कितना हो जाता? 26 रुपये हो जाता। लेकिन ये 3 बार समय 3 वर्ष है, तो हम 3 बार ऐसा करेंगे तो 25 से 26 होगा तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष भी, और तीसरे वर्ष भी 26 होगा, 25 से 26। अब यानी मूलधन हमारा कितना हुआ टोटल? 25 की 3 बार गुणा करेंगे तो 15,625 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 15,625, और यहाँ पे 26 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो इसका मान आ जाएगा 17,576। ये इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही गुणा इनकी लिख दी थी। और आपको भी 30 तक मैं तो कह रहा हूँ वर्ग और घन याद रहने चाहिए।
अब देखिए आप इन दोनों के बीच का आप अंतर देखिए, ये क्या है हमारी मूल राशि, यानी अगर हमने इतना रुपए ब्याज पे दिया होता तो हमारा 3 वर्ष बाद देखिए 3 बार हुआ ना, 3 बार में 17,576 रुपये हो जाता, और इनके बीच ये मिश्रण हो जाता और ये मूलधन, और इनके बीच ब्याज कितना हो जाता, इनके बीच आप अंतर निकालेंगे तो 1951 रुपये आ जाएगा। तो इतना रुपये ब्याज हो जाता है, कितना 1951, 1951। लेकिन हमने देखा कि इतना रुपये उधार नहीं दिया गया था, बल्कि 2.5 लाख रुपये उधार दिया गया था। तो 2.5 लाख रुपये वो इन 15,625 का कितने गुना है, 16 गुना है। तो यानी जब हमने इनका 16 गुना रुपये उधार दिया गया था, तो ब्याज भी जो हमारा ब्याज इससे आया है यहाँ से, उसका 16 गुना ही आएगा। यानी इसमें अगर हम 16 से गुणा कर देंगे तो हमारा सही उत्तर निकल आएगा। तो 1951 में आप 16 से गुणा करेंगे तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तब इस तरह आप इस प्रश्न को हल कर लीजिए। आप भी इसी तरह सवालों को आगे हल करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 8 प्रश्न पर दोस्तों और बचे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, a² - b² का सूत्र लगाया गया है। प्रश्न नंबर 112। यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे आप देखिए इसको, यहाँ पे क्या लिखा है, 5.2 का वर्ग 2 बार है तो इनको वर्ग लिख दिया, -2.7 का वर्ग। नीचे क्या लिखा है, 7.9 गुणा 2.5। अब ये a² - b² बन जाएगा। तो a² - b² का सूत्र होता है, a² - b² सूत्र होता है a + b, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में होता है a - b। यानी एक बार इनको जोड़ेंगे, एक बार इनको घटाएंगे। जब जोड़ेंगे तब बनेगा 5 और 2 7, और इधर बनेगा 2 7, यानी 7.9 गुणा, ये है ना ब्रैकेट के हिसाब से गुणा लग जाएगा। एक बार इनमें से इनको घटाएंगे तब बनेगा 2.5, यानी ऊपर इतना बचा, नीचे भी इतना ही है, 7.9 गुणा 2.5। आपस में काट देंगे, उत्तर 1 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 113। देखिए इस प्रश्न को या तो आप सीधे सीधे याद रख लीजिए, क्योंकि 37 डिग्री का मान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मुझे तो ऐसे ही याद है, और आपको याद नहीं है तो इस बारे फार्मूला में मान रख दीजिए। यहाँ पे देखिए सी का मान 37 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 37 बराबर 5/9 गुणा f - 32। तो f का मान हम यहाँ से हल कर लेंगे, यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, और आप इनको सॉल्व करेंगे तो f का मान 98 डिग्री 6 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114 में क्या दे रखा है, साधारण ब्याज का सवाल है। इसमें क्या दे रखा है, साधारण 540 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज रुपये में ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको क्या करना, साधारण ब्याज का सूत्र बताते हैं, ऐसा ही बराबर होता है, इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, बराबर होता है मूलधन यानी P गुणा दर R गुणा समय T/100। इसका उपयोग करेंगे तो ऐसा ही बराबर हो जाएगा। P का मान क्या दे रखा, 540 गुणा दर का मान कितना दे रखा है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। समय 3.5, या तो 3.5 को कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 7, यानी 7/2, और ये आ जाएगा 100। आप इन्हें हल करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और बच्चा क्या, ये 10 काटिए नहीं, 2 3 6 ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पे करिए 54, सॉरी यहाँ पे 54 ऐसे ही रहने दीजिए, और 3 7 21 का ऐसे ही रहने दीजिए। अब 21 की 54 में गुणा करिए, यहाँ पे कर देते हैं, तो 21 चौक 84 के 4, और 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, और 8 113, यहाँ पे 113 हो जाएगा। अब बटे में क्या है,
बट्टे में 10 बचा था तो 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, यानी 113.4, यानी इस प्रश्न का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 के आगे 0 आप लगाएं या ना लगाएं कोई वैल्यू नहीं है इसकी, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर रहे हैं जिससे कि हमारा समय ज़्यादा जाया ना हो और आगे की हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पाएँ। देखिए प्रश्न नंबर 115 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए ये इसका बायां सिरा है, ये इसका दायां सिरा है। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 4, तो हमको 4 तक ढूंढना है। 4 तक नहीं मिलेगा तब हम जितने पे रुकेगा उतने पे रुक जाएंगे, ठीक है। क्या दे रखा है, ऐसे कितने अक्षर हैं, अक्षर कौन से होते हैं WRZ, प्रतीक कौन सा है जैसे परसेंटेज, ये वाला प्रतीक है, ये भी एंड वाला भी एक प्रतीक है, ये वाला भी एक प्रतीक है, ठीक है, ये वाला प्रतीक है, ये वाला प्रतीक है, ये वाला प्रतीक है, ठीक, ये वाला प्रतीक और ये वाला प्रतीक है, ठीक, 7 को नहीं, ये वाला प्रतीक है, ठीक। अब क्या करना है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या। तो देखिए ये एक अक्षर रहा के, ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या, ठीक, पहले प्रतीक परसेंटेज और बाद संख्या 3। दूसरा कौन सा है, अक्षर हैं जिनके पहले प्रतीक और बाद एक संख्या थे, कि ये रहा, ठीक। अगला देखते हैं, ये एक ये रहा ई, देखिए पहले प्रतीक और बाद एक संख्या। इसके अलावा देखिए कोई अक्षर है, देखिए अक्षर यहाँ पे इसके पहले संख्या है बाद में प्रतीक, उसने कहा पहले प्रतीक हो बाद में संख्या, तो इस तरह ये 3 बन रहे हैं हमारे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 116। प्रश्न नंबर 116 में क्या दे रखा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का 73वां संशोधन है, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए, जीएस का प्रश्न है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। अब देखिए ये वाला सवाल काफ़ी हद तक कठिन सवाल है, इसको कठिन सवाल की ही गिनती में लगाया जाता है। तो देखिए आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसका चौथा ही ऑप्शन है। मैं थोड़ा और क्वेश्चन को ऊपर खिसकाता हूँ, चलो पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। एक कार्य को 66 सही 2/3% भाग 8 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% कम कार्यकुशल है। दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर मूल कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप 2 बार दोस्तों पढ़ लीजिए, कठिन प्रश्न है। देखिए हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे और बहुत आसान तरीका बताएंगे। इस प्रश्न को हल करने के साथ इस तरह का कोई भी प्रश्न होगा आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक कार्य का 66 सही, पहले मैं आपको बता दूं 66 सही 2/3% की वैल्यू होती है 2/3। कैसे करेंगे, 66 3 198, 198 प्लस 2 ऊपर जुड़ जाएंगे, प्लस 2/3%, यानी 198 2 कितना होगा 200/3, परसेंटेज का मान 100 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 2/3, ठीक है। इस तरह 66 सही 2/3% की वैल्यू होती है 2/3, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। अब देखिए क्या कहा है कि ए इतना, यानी 3 अगर टोटल काम होता तो उसको 2 हिस्सा 8 दिन में कर लेता है, यानी 2/3 भाग 8 दिन में कर लेता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, हम क्या करते हैं इन 3 की इधर गुणा कर देते हैं, 8 3 24 हो जाएगा, 24 और फिर 2 से भाग काट देंगे तो यहाँ पे 12, यहाँ क्या बचेगा 1, यानी एक काम को 12 दिन में कर सकता है उसी काम को, ठीक। बी क्या करता है, बी ए से 40% कम कुशल है। दूसरी बात कही तो यहाँ पे लिखिए बी और यहाँ पे लिखिए ए। बी 40% कम कुशल है, यानी
अगर ए 100 काम करेगा तो बी कितना करेगा, 60 करेगा। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकालें तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6, यानी इसका अगर ये 5 काम करता है तो ये 3 काम करेगा। ठीक, अब यहाँ पे बी की कार्य क्षमता की 3 है और ए की 5। ठीक, अब क्या हुआ, आगे क्या कह रहा है, दोनों 5 दिन तक कार्य एक साथ करते हैं, कौन, ए और बी, और फिर दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। हमने यहाँ से क्या किया, 5 है और बी की कार्य क्षमता 3 है। जब दोस्तों ए की कार्य क्षमता 5 है और वो 12 दिन में कार्य करता है, तो यानी टोटल कार्य देखा जाए तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। देखिए हम एक चीज़ और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि देखिए ए की कार्य क्षमता 5 है तो वो 12 दिन में कार्य करता है, यानी टोटल कार्य देखा जाए तो वो कितना हुआ, 60 हुआ, क्योंकि 5 की कार्य क्षमता से 12 दिन तक कार्य करता है तो 60 कार्य करेगा। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम देखिए बी का भी निकाल सकते हैं कि बी कितने दिन में कार्य करेगा, क्योंकि टोटल कार्य कितना हुआ, 5 गुणा 12, टोटल कार्य अगर 60 हुआ तो बी कितने दिन में कार्य करेगा। बी की कार्य क्षमता 3 है तो अगर 3 से भाग करेंगे तो 20 का बार लगेगा, यानी बी उस कार्य को 20 दिन में कर पाएगा। यानी ए जिस कार्य को 5 की क्षमता से, यहाँ पे देखिए हम इसकी कार्य क्षमता लिख देते हैं यहाँ पे 5, ठीक, ए की, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, तो बी कितने दिन में उस कार्य को करेगा, 20 दिन में, यानी उसी कार्य को 12 दिन में करेगा तो बी उसे 20 दिन में करेगा। अब क्या कहा है कि दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं, टोटल कार्य कितना हुआ, देखो दोस्तों इन टोटल कार्य क्या आएगा, इन दोनों को, जैसे ये 12 दिन में करता है, ये 20 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, 12 और 20 का एलसीएम हो गया 60, यानी टोटल कार्य कितना है, 60, जैसा कि हमने यहाँ से निकाल लिया था। तो अगर इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 5, और इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 3, दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों की कार्य क्षमता की जोड़ेंगे तब कितनी हो गई, 5 और 3 8, 8 कार्य क्षमता हो गई दोनों की। कितने दिन तक कार्य करते हैं दोनों, 5 दिन तक, यानी 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो गई 40, यानी दोनों मिलकर 5 दिन में 40 कार्य निपटा देते हैं। बचा कितना कार्य, अगर 40 खत्म हो गया तो बचा कितना, 20 कार्य। अब वो 20 कार्य को क्या कह रहा है, सी शेष कार्य को 6 दिन में करता है, यानी 20 कार्य को क्या कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो एक दिन में कितना करता है, तो हम क्या करेंगे, 6 से भाग कर देंगे, यानी 20 कार्य कितने दिन में करता है, 6 दिन में। एक कार्य कितने दिन, तो एक दिन में कितना कार्य करता है, 20 को हम 6 से भाग करेंगे, 2 3 6 और 2 ढाई के 20, यानी 10/3 कार्य वो एक दिन में करता है। ठीक, 10/3 कार्य एक दिन में कर सकता है, यानी 1 दिन में कार्य करता है 10/3 दिन में। ठीक, सॉरी, एक दिन में कार्य करता है 10/3। ठीक, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 10/3 आ गई। ठीक, पूरा कार्य निकालने के लिए सी का हम क्या करेंगे, तो पूरा कार्य के लिए 60 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 10/3 से। 10/3 क्या आया, उसकी कार्य क्षमता कैसे निकाली हमने, 10/3, क्योंकि 6 दिन में 20 कार्य करता है, एक दिन में कितना करेगा, 20/6, कार्य क्षमता कितनी आ गई, 10/3। 10/3 से हम भाग करेंगे 60 को, 60 क्या है, टोटल कार्य, तो 10/3 से भाग करेंगे तो 10 छंगा 60, 6, यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, को कितने दिन में करता है, 6, तो यहाँ से हम उसका ये भी निकाल सकते हैं कि वो टोटल कार्यों को कितने दिन में करेगा। देखिए 20 कार्यों कितने दिन में करता है, 6 दिन में, तो एक दिन में कितना कार्य करता है, 20/6, यानी काट देंगे तो 2 3 6 और 2 ढाई के यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी
एक दिन में कितना कार्य करता है 10/3। यहाँ पे 10/3 आ गया। तो टोटल कार्य को कितना दिन लगाया करने में, तो टोटल कार्य को डिवाइड करेंगे हम 10/3 से। तो 10/3 से डिवाइड करें, 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ तो 3 चक्कर 18, यानी सी उस कार्य को टोटल कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यानी ए उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है और सी 18 दिन में कर सकता है। ठीक, अब यानी कार्य की क्षमता, अब कार्य करने की क्षमता ए की कितनी है 5 और बी की कितनी है 3 और सी की कितनी है, सी की कार्य क्षमता हम कैसे निकालेंगे, टोटल कार्य कितना आया था 60। टोटल कार्य तो टोटल कार्य कितना आया था 60। तो 60 को हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी यहाँ से लिखा नहीं जा रहा है, जगह कम है। तो 60 को हम डिवाइड कर देंगे टोटल कार्य को। देखिए इसे आप नोट कर लीजिए, ए की कार्य क्षमता 5 है जो 12 दिन में कर देगा, बी की कार्य क्षमता 3 है जो 20 दिन में कार्य कर देगा। कार्य कौन सा, वही 60। और सी कितने दिन में कर देगा, 20 कार्य कितने दिन में करता था, बचा हुआ 6 दिन में। ठीक, एक कार्य कितने दिन में करेगा, 10/3 दिन में। ठीक, या तो कार्य क्षमता यही मान लेते हैं, वैसे एक दिन की कार्य क्षमता ही होती है जो एक दिन में करता है। एक दिन में कितना करेगा 10/3, लेकिन यहाँ से निकाल, ये भी कार्य क्षमता है। अब हमको पूछ क्या रहा है कि ए और सी मिलकर, तो वैसे एक सी की कार्य क्षमता ये भी होगी, इसे मान लो, या फिर 60 के लिए 18 से भाग करोगे तब भी यही आएगा, क्योंकि 3 चक्का 18 आएगा, 3 ढाई के 30, 6 कम 6, तो यहाँ पे भी यही मान आएगा। ठीक, सी की कार्य क्षमता कितनी 10/3, ए की 5 और बी की 3। अब देखिए पूछ क्या रहा है, ए और सी मिलकर पूरे कार्य मूल कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो मूल कार्य है कितना 60। अब देखिए हम इसे मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए मूल कार्य कितना है 60। ए और सी, ए की कार्य क्षमता कितनी है 5 और सी की कार्य क्षमता कितनी है 10/3। अब इनको कैसे हल करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 60 गुणा 3/3 पंजे 15 10 25, यानी हो गया 25। अब कैसे करेंगे, 5 पंजे 25, 5 12 60। अब क्या बचा, 12 36, 36/5, यानी 36/5 का मतलब 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 1/5, यानी इतने दिन में ए और सी मिलकर कार्य करेंगे, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगर दोस्तों वीडियो की स्पीड आपको तेज लग रही है तो सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड कम करके देख लीजिए, क्योंकि अगर धीरे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको भी तेज़ ही करना है कंपटीशन में, मैं अगर धीरे करके दिखाऊंगा तो आपकी धीरे की ही आदत पड़ जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 118, देखिए प्रश्न नंबर 118 में क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है और उनका महत्तम समावर्त HCF 16, इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या नहीं दे रखी, उनका अनुपात दे रखा है। तो मान लेते हैं हम संख्या कौन सी होगी 11A, दूसरी होगी 4A। ठीक, चाहे कुछ भी आप मान लीजिए, मैंने 4A मान ली। अब क्या दे रखा है, संख्याओं को मासा दे रखा है। फार्मूला हम जानते हैं कि अगर दो संख्या A और B हों तो इनका गुणनफल इन दोनों के मासा और लासा के बराबर होता है। तो देखिए संख्याएं कौन सी हो गई 11A और 4A, यानी 11A गुणा 4A का मान हो गया इन संख्याओं के मासा और लासा के। तो इनका मासा तो 16 दे रखा है, लासा इनका क्या निकालेंगे, लासा हो गया 11 गुणा 4 गुणा 16, इनका लासा आ जाएगा, ये तो हो गया मासा, लासा हो गया 11 गुणा 4 गुणा 16। ठीक, ये वाला हो गया लासा, अनुपात में रहें तो ये वाला लासा आ जाता है। ठीक, मासा दे रखा है, एक मासा गुणा दोनों का अनुपात, ये हो गया इतना लासा, इतना हो गया मासा। अब देखिए काट दीजिए, 11 से 11 कट जाएगा, 4 से 4। अब क्या बचा, यहाँ A² बराबर इधर 16 गुणा 16, यानी A² बराबर 16 का स्क्वायर, यानी A बराबर 16, यानी A का मान आ गया 16। तो संख्याएं कौन सी हो गई, 11 में 16 से गुणा करिए कितना आ जाएगा 176, और दूसरी हो गई 4 गुणा 16 यानी 64। क्या पूछा, दोनों का योग, तो 176 और 64 को जोड़ेंगे तो इसका चौथा ऑप्शन 240 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, इसे देख लीजिए पूरा प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 119 पर चलते हैं, लास्ट का ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। देखिए इस तरह का प्रश्न कैसे हल करते हैं,
इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ कठिन तो है नहीं। प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, 4.59 प्लस 2.06, इनको जोड़िए, 9 6 15 के 5, सॉरी यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5, और 5 और 0 एक 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 तो 6 हो जाएगा, यहाँ दशमलव के हो गए 6.65, प्लस प्लस के हो गए। अब माइनस माइनस का जोड़ लीजिए, 3.16, यहाँ पे 1.79, माइनस माइनस आपस में जोड़ेंगे, ठीक, ये आपस में जोड़ेंगे। अब 9 6 15 के 5, 7 1 8, एक हासिल के 9 हो जाएंगे, यहाँ पे दशमलव के सीधे दशमलव, 3 1 4। अब देखिए 4.95 माइनस के, ये हैं प्लस के, इन्हें आपस में देंगे हम लोग घटा, तो यहाँ पे 4.95 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो बचा 0, यहाँ 16 में 7 9 जाएगा, यहाँ 10 लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, यानी 1.70, यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, आप थोड़ा कम करके इसको प्लेबैक स्पीड में जाके कम कर लीजिए, क्योंकि वरना ये प्रश्न हो नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ग्राहक अपने कार्य स्थल पर पहुंचने हेतु परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक, तो इसमें क्या दे रखा है, देखिए थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए अच्छे से देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पे जो 55 है ना, ये बाग लिखा है, पैदल चलने वाले कर्मचारी हैं जो पैदल चलकर काम करने जाते हैं, वो कितने हैं 55, और बस से जाते हैं वो कितने हैं 35, कार से जाते हैं वो कितने 18, और साइकिल से जाने वाले 72। अब देखिए हमको इनसे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ बस और पैदल वालों का पूछा है। देखिए यहाँ पे लिखा है, कार्यस्थल पर पैदल जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बस से जाने वाले कर्मचारियों की संख्या से लगभग माना गया कितने प्रतिशत अधिक थी। ठीक, कितने प्रतिशत अधिक थी, थोड़ा इधर दिखा देते हैं आपको। ठीक, कुछ नहीं है, इतना ही है, बताऊँ, पैदल जाने वाले लोग हैं 55, तो और बस से जाने वाले कितने हैं 35। उसने क्या कहा, पैदल जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बस से जाने वाले कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए अधिक कितनी है, बचे 55 है, और बस वाले कितने 35, तो देखा जाए तो अधिक कितनी है 20, लेकिन उसने क्या कहा प्रतिशत अधिक है, तो अधिक गुणा 100 बटे प्रतिशत, प्रतिशत में बटे में किसे लाएंगे, इसे या इसे। देखिए किससे पूछा है, बस से जाने वाले कर्मचारियों की संख्या से, तो बस से जाने वाली संख्या कौन सी है 35, तो यहाँ पे बटे में लाएंगे 35, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, क्या आया बच्चा 400 की गुणा, यानी 400 बटे 7, 400 बटे 7 का मतलब 7 पंजे 35, बच्चे कितने यहाँ पे 5, क्योंकि 40 है ना, तो 0 7 सत्तो 49, यानी 57 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन उसने लगभग में पूछा, तो यानी 57% पर ही हमारा आंसर ये वाला रह जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का ये वाला लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों वीडियो फिनिश हो गया है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी नया चैनल है। इसके अलावा मैं कल आपके लिए ग्रुप डी का वीडियो लेकर आऊँगा। मैं बदल के लाऊंगा, ग्रुप डी और एनटीपीसी के सारे प्रीवियस पेपर कराऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है यार। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे थोड़ा वीडियो की रीच बढ़ जाती है, लोगों तक पहुंच जाता है, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।